ओके स्टूडेंट्स, अब ये पहला चैप्टर जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं। गैसियस एक्सचेंज पहला चैप्टर है, चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में जो है वो ये मतलब बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें है क्या, मतलब गैसियस एक्सचेंज, अगर हम बात करें, हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं तो गैसियस एक्सचेंज है क्या। आप वैसे तो नाम से जाहिर हो रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज होना, यानी कि जब आप ब्रीथिंग करते हैं, जब आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके फूड की ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो बाहर आती है। तो ये गैसेस क्या हो रही होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती हैं। दिस इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। सिमिलर इन द केस प्लांट्स में भी होता है, सिमिलर इन द केस एनिमल्स में भी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स पे आ जाते हैं। ठीक है। प्लांट्स के लिए बहुत आसान है। आपने मैंने क्लास 10th के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को। क्लास 10th के अंदर मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था। और अगर आपने फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अब मैं फोटोसिंथेसिस दोबारा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझ नहीं आया तो काइंडली आप वो वीडियो दोबारा देख लें जो क्लास 9 के मैंने चैप्टर्स में पढ़ाई भी है। ठीक है। अच्छा, वो जो हमने बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें डिटेल से फोटोसिंथेसिस भी है। इसके अलावा डाइजेशन वाला जो चैप्टर था उसमें भी मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो काइंडली आप उस चैप्टर को पहले देख लें, उसके बाद आप ये टॉपिक शुरू करें अगर आपके ध्यान में फोटोसिंथेसिस नहीं है। ठीक है, कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट जो अपना फूड मेक करते हैं, फूड को बनाने का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी। अब होता यह है, इस फोटोसिंथेसिस की वजह से, इस फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इट फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है इनको, सॉइल से, मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर से, ये इनको मिलती है। और इसके जरिए इन दोनों चीजों के जरिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए, प्लांट्स अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं दो एक अहम आइटम्स, दो अहम प्रोडक्ट्स जो कि उनकी बॉडी के लिए जरूरी होती है। जैसे उनमें से एक चीज वो एक्सहेल कर देते हैं और एक चीज वो एक्सहेल आउट कर देते हैं और एक चीज वो अपने पास फूड के तौर पे रखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले है आपके पास, हाँ, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो साथ मिलते हैं और किसकी मदद से, सनलाइट। ठीक है, जब सनलाइट जो है वो पड़ती है, जैसे ये लीफ है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये लीफ है। अच्छा, यहाँ यहाँ से बाहर जा रहा है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फॉर सपोज ये लीफ है। ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट पड़ती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ वाटर आ रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर यानी कि H2O वो नीचे जमीन से लेते हैं। ठीक है, मट्टी से। फिर इन दोनों को कंबाइन करके ये अपने पास जो है वो अ, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अपना फूड ये प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ एक गैस निकलती है जिसको कहते हैं, गैस एक और बनती है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये बाहर निकल जाती है। प्लांट्स के जो लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, स्टोमेटा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, आपको नजर नहीं आता, ये माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं
और इन्हीं पोर्स के जरिए से ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, सनलाइट जो है वो इनके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होती है और उस सनलाइट की मदद से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा हुआ है, बच्चों वाली बातें हैं ये सब, बहुत पहले से आप 6-7 में भी पढ़ते आ रही हैं, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, सिर्फ मैं क्लोरो लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे आपको पता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है उसकी मदद से और सनलाइट की मदद से ये इन दो आइटम्स को कंबाइन करते हैं और साथ ही साथ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जिसको ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस, ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान बात थी, आपने ये पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा हुआ है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती है ना, दैट इज नोन एज एनाबॉलिक। और जब दो चीजें आपस में टूटती हैं तो दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक, जो कि रेस्पिरेशन है। अब क्या करेंगे, प्लांट्स इस फूड को अपने इधर लीफ के अंदर स्टोर करेंगे और इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे। ब्रेक करने की वजह से इसमें से एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी को प्लांट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है फूड की ब्रेक डाउन, जब फूड को ब्रेक करना शुरू होते हैं प्लांट्स और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। और इस प्रोसेस को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ये इसमें फूड जो है वो ब्रेक होता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या दो चीजें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस हमेशा डे टाइम में होता है, इसको लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। रेस्पिरेशन को लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये मिल रहे हैं और साथ में क्या प्रिपेयर हो रहा है, फूड, यानी कि फूड बन रहा है, यानी कि दोनों कंबाइन हो रहे हैं, सिंथेसिस हो रही है फूड की, फूड बन रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है, ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। फूड जो है वो, जो आपका फूड है ये ब्रेक, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा होता है और हम भी फूड खाते हैं, और जो डिफरेंट अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी फूड इनटेक करते हैं, तो उनकी बॉडी में भी फूड स्टोर होता है, वो भी उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फूड को ब्रेक डाउन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा अपनी बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा, सिर्फ प्लांट्स की बॉडी में नहीं, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा हाँ, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन नहीं होगी तो फूड की ब्रेकडाउन नहीं होगी। अब आपका सवाल ये होगा कि प्लांट्स की बॉडी में कैसे फूड ब्रेक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारी निकल जाती है। तो आपको ये पता है कि रात के टाइम प्लांट्स रिवर्स कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने लगते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करने लगते हैं। ये बात आपको पता है ना, और ये बात मैंने आपको बताई भी है। बहुत कॉमन बातें, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, तो रात के टाइम वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, वो जब ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं फूड को, प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, फिर बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ये जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है
और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये सिर्फ डे टाइम में जो है वो फोटोसिंथेसिस अकर होता है, और क्लोरोफिल जो है वो इसके लिए क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, ये रेस्पिरेशन के लिए भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसमें उल्टा हो रहा होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो रही होती है और ऑक्सीजन एक्सहेल आउट हो रही होती है, और इसमें उल्टा हो रहा था, ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल आउट हो रही होती है, ठीक है। अब आ जाए स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा में अब इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टोमेटा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा में सिर्फ आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। ये जब छोटे छोटे पोर्स है ना, ये इसके अंदर से खाली खाली स्पेसेस होती हैं, और आपको पता है ये प्लांट्स के सरफेस के ऊपर होते हैं, और ये खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। इसमें से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांसपायरेशन होती है, इसमें से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल्स हैं। तो इसके अंदर ऐसी बात है, न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। वैक्यूल एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये आपने सेल के अंदर पढ़ा हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि ये सारी बातें आपको पहले से पता है। वैक्यूल क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पहले चैप्टर 9 सॉरी क्लास 9 में आप ये पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप दोबारा वो वीडियोस देखें ताकि आपको रिकॉल हो, ठीक है। ये लेबलिंग हो गई स्टोमेटा की। ये इस तरह ये स्ट्रक्चर है, ये खुला हुआ है और ये बंद हुआ हुआ है। ये कब खुलते हैं बंद होते हैं, जब इनके अंदर पानी भर जाता है तो ये बंद हो जाते हैं, और जब पानी सारा निकल जाता है तो ये खुल जाते हैं, ठीक है। फिर आप स्टोमेटा, फिर ये डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है, जितना मार्क किया हुआ है आपने बस उतना लिखना है। और स्टोमेटा सिर्फ क्या है, आपको क्या क्या याद रखना है, स्टोमेटा वो ओपनिंग्स हैं, वो माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स हैं, होल्स हैं, जो कि प्लांट के जो लीव्स के सरफेस पे होते हैं, और ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में एक तो। इसके अलावा आपके पास जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। फिर ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, इसको भले से आप स्किप कर दें, चाहे तो आप खुद रीड कर लें तो कर लें, लेकिन ये ऐसा कोई टेस्ट होगी नहीं, ठीक है। आप इसको भले से स्किप कर दें। जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये वो आपसे पर्सनली इसके बारे में सवाल नहीं करेगा, ना आपसे वो पूछेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नीचे, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो उन सबका सिस्टम गैसियस एक्सचेंज का अलग होता है। जैसे हम एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में हमारे पास लंग्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, हमारे पास स्किन होती है हमारे पास, ठीक है, वगैरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी और बॉडी पार्ट्स हैं उसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर लिविंग और एक सेल वाले जानदार होते हैं, उनके पास भी, अगर हम उनकी बात करें तो आपकी वो कोर्स में नहीं है फिलहाल, तो बस मैंने एक चीज़ जिक्र कर दिया। अच्छा, फिर गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स में, हाँ, और फिर अगर हम ज़ाहिर-सी बात है, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, जिनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड एनिमल्स, जो कि ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, और एक्वेटिक का मतलब जो वाटर में रहते हैं, ठीक है? ये जो वाटर में रहते हैं, ठीक है? हर दोनों का जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैसियस एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, एक्वेटिक एनिमल्स में आपको लंग्स नहीं मिलेंगे, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स होते हैं, ठीक है। इनके पास वेल डेवलप्ड, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड एनिमल्स हैं, इनके पास जो काफ़ी सारे, क्योंकि अलग-अलग क्लासिफिकेशन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना-अपना जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और उसकी अलग-अलग डेवलपमेंट होती है।
और अगर हम सबसे वेल डेवलप जो है वो किसका है, वो एनिमल्स का है, यानी कि जो हम लोग हैं जिसमें हम आते हैं, जिसमें मैमल्स हैं, मैमल्स वगैरह, ठीक है। मैमल्स का सबसे वेल डेवलप रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज सिस्टम होता है, ठीक है। और भी फिर इंसेक्ट्स का अलग होता है, और रेप्टाइल्स का अलग अलग होता है, फिशेस का अलग होता है, एम्फीबियंस का अलग होता है। ये सारी क्लासिफिकेशन है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने अपने अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये आपको बातें पहले से पता है कि अगर हम पूरी एयर की बात करें तो एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो कितनी परसेंट है, 21%। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा वाटर के अंदर कितनी है, 5%, यानी कि जो पूरा टोटल वाटर हमारी दुनिया में मौजूद है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, 5%। वाइल इन वाटर इट इज अबाउट 5%, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन O2, ये कैसे बनता है, ऑक्सीजन के दो एटम जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स का, उसके ऊपर जो सरफेस लेयर होती है, ये उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग अपनी स्किन के जरिए से भी रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, बहुत पतली सी होती है, वेट होती है, ठीक है, ड्राई नहीं होती। इसके अलावा परमिएबल होती है, परमिएबल का मतलब आराम से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं होती। फिर इसके बाद लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी से का जो वॉल्यूम होता है, पूरी बॉडी का जो साइज होता है उससे ज़्यादा बड़ी होती है ये लेयर, क्योंकि पूरी बॉडी को कवर करती है ना, तो इस वजह से बॉडी के वॉल्यूम से ज़्यादा होती है। वॉल्यूम का मतलब साइज समझ लें आप, ठीक है, आपके लेवल पे आपको साइज बता देते हैं। तो आपकी बॉडी के साइज से बड़ी होती है, तभी बॉडी को कवर करती है ये स्किन। हमारी स्किन भी हमारी बॉडी से मतलब हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है ना, और गैसियस एक्सचेंज हमारी स्किन से भी होता है, तो हमारी स्किन थिन भी है। अच्छा, ये वेट वेट जो है वो सच नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलनी चाहिए। इनमें से 3-4 भी अगर आप 3 या आपके पास, वैसे तो कम से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से पूरी होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो इन सारी प्रॉपर्टीज को मीट करता है, यानी कि इन सारी प्रॉपर्टीज को वो सच कहना चाहिए कि हाँ, ये हाँ, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर ये आता है, ठीक है। हमारी स्किन भी रेस्पिरेटरी सरफेस की डेफिनेशन में आती है। इसके अलावा अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के ऊपर जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, लंग्स के ऊपर भी जो लेयर होती है ना, तो वो भी ऐसी ही होती है। एल्वियोलाई के ऊपर एक लेयर ऑफ सरफेस होती है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस। सरफेस यानी कि जो रेस्पिरेशन जहां पे हो रही होती है, यानी कि जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, उसके ऊपर एक सरफेस होती है, वो कैसी होनी चाहिए, ये उसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये portion of respiratory surface में क्या है, it must be sufficiently large enough to exchange gases for all the cells of the body. For example, the total surface of the respiratory surface in human body is about 20 times of the size of the body. इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो respiratory system in humans है वो अपने बॉडी साइज के कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स। बस आपने ये याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए वो पूछ सकता है बस, क्योंकि इतने सारे एल्वियोलाई होते हैं आपके लंग्स में कि अगर हम इसके साइज की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, सॉरी, सरफेस एरिया कितना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 20 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि जो 20 टाइम्स आप कह लें 20 गुना इतना होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए वो पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर कोई रेस्पिरेटरी सरफेस है या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो इतना लार्ज तो होना चाहिए ना कि उसमें से गैसियस एक्सचेंज आराम से हो जाए। भाई गैसियस एक्सचेंज होने के लिए एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए आपकी बॉडी में। जगह अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ही छोटा होगा तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगी? गैसियस एक्सचेंज सिस्टम जो है वो अगर आपकी बॉडी का बड़ा है तो जाहिर सी बात है गैसियस एक्सचेंज इजिली हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फिर इसके बाद आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पूरी बुक का, सॉरी चैप्टर का, सॉरी इनफैक्ट बुक का तो है ही है, लेकिन इस चैप्टर का मेन कोर एरिया। ठीक है, अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो लंग्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। किसमें? ह्यूमंस में, यानी कि इंसानों में। लंग्स को उर्दू में क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको ये पता है, अगर मैं इस डायग्राम में आ जाऊं तो डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग, डायग्राम में अब मैं आपको पूरी डायग्राम में आपको समझा देता हूँ तो आपको डिटेल्स भी, जो आपको फिर जब आप पढ़ेंगे ना डिटेल्स, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये इस डिटेल में क्या है। ठीक है, डायग्राम को समझ लेते हैं जल्दी से। ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसमें है क्या? यहाँ पे, यहाँ से आपका, आपकी नोज का जो एरिया है वो यहाँ से शुरू होता है। जो आपकी नोज के जो रास्ता है ना, वो किसकी तरफ लीड करता है इंटरनली? अगर आप डीपली देखें, अगर जो रास्ता है जो आपकी नोज के जरिए से जहां से एयर इंटर होती है, वो कहाँ पे इंटर होती है? लंग्स के अंदर। ठीक है, नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फिर नॉस्ट्रल्स आ गए। नॉस्ट्रल्स कहते हैं जो रास्ता है ना आपकी नोज के अंदर जो बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। फिर नोज, ये आपका बाहर का जो हिस्सा नोज का, ये पूरा स्ट्रक्चर नोज कहलाता है। पैलेट कैसे कहते हैं? पैलेट कहते हैं ये माउथ का जो एरिया है, माउथ का एरिया। आप अपना जो मुंह है, जो माउथ है, माउथ को ओपन करें तो दिस इज योर पैलेट, जहां पे आपकी टंग है। अगर आप जरूरी तो नहीं है ना, आप अपनी, आप अपने माउथ के जरिए भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। आप अपनी ये एक्सपेरिमेंट तो सबको करना आता है भाई। आप अपनी नाक के जरिए या अपनी नोज के जरिए रेस्पिरेशन करना बंद करें और अब आप अपने माउथ के जरिए रेस्पिरेशन करें तो वहां से भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये पैलेट जो है वो असल में आपका माउथ वाला एरिया है। ठीक है, फिर आपके पास आती है अगली जो कैविटी है। कैविटी मैंने आपको बताया था, खाली स्पेस को कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी यानी कि अब आप, एयर जो है वो जब आपकी नोज में इंटर होगी, जब आपकी नोज में इंटर होगी तो उसके बाद वो, उसको एक खाली जगह मिलेगी नोज के अंदर जब जाएगी। तो आप, जब वो लंग्स के अंदर जाने से पहले, यानी कि जब अभी विंड पाइप में नहीं आई है, लेकिन आपके नोज के अंदर एक खाली स्पेस होती है। ठीक है, उसको कहते हैं नेजल कैविटी। वहां से ही गुजरती है यहाँ पे, ये जो खाली हिस्सा है ना नोज के अंदर, ये आपको ऐसे तो नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपको किसी और मार्कर से बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो हिस्सा है ना, ये नेजल कैविटी खाली खाली स्पेस होती है जहां से एयर पास होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे, यहाँ से पास होते होते अब ये सारे इसके पार्ट्स हैं। विंड पाइप कहता है ये पूरा विंड पाइप कहलाता है, इसको इंग्लिश में विंड पाइप कहते हैं। फिर ये इसके फर्दर और नेम्स हैं, जैसे अब हम बात करें ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि माउथ, ये जो आप अपना अगर मुंह खोलेंगे तो दिस इज योर ओरल कैविटी, इसको बायोलॉजी में ओरल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी, नोज की जो खाली स्पेस होती है, माउथ की खाली स्पेस ओरल कैविटी, नोज की खाली स्पेस नेजल कैविटी। फेरिंग्स मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ाया है, जो फूड पाइप होता है जहां से फूड गुजरता है। फिर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जब आप अपना माउथ खोलते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है, इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है माउथ खोलने पे। ठीक है, ये जो बिल्कुल आपके हलक में होता है, दिस इज योर एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस क्या करता है, जब फूड आपकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है ना, तो इसको दो रास्ते मिलते हैं, एक लेरिक्स और एक फेरिक्स। फूड को कहाँ जाना होता है? फेरिक्स के अंदर। फूड का रास्ता होता है फेरिक्स के अंदर जाना।
अगर लैरिक्स में जाता है तो वो आपका विंड पाइप है, वहां पे जाते हैं तो फिर आपके जो सांस की नाली होती है यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहां पे फूड फंस जाता है, फिर आपको खांसी आती है। किस वजह से आती है खांसी? बात करते हुए, तो इसका मतलब क्या है कि फूड थोड़ा सा आपके विंड पाइप में चला गया, फिर आपको खांसी आती है। खांसी की वजह से फिर वो आप जब वो ठसका लगता है तो फिर वो जो फूड जो है वो फूड के पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में चले गए, वो वापस कहाँ आ जाते हैं? फेरिंक्स के अंदर आ जाते हैं। जब उनको धक्का लगता है एयर का, यानी कि जब खांसते हैं तो क्या एक धक्का लगता है ना एयर का, तो वो सारे धक्के की वजह से जितने भी एयर पार्टिकल सॉरी फूड पार्टिकल जो हैं वो लैरिंग्स के अंदर गिर गए हैं, वो फेरिंक्स के अंदर वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। जब भी कहते हैं कि बातें करते वक्त सॉरी खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, वरना फिर आपके फूड जो है वो फंस सकता है। या हंसते हैं कुछ लोग, हंस जाते हैं गलती से, वो फिर फूड फंस जाता है, पानी पानी चला जाता है, तो फिर आपको ठसका लगता है। ठीक है, तो फूड को जाना होता है फेरिंक्स के अंदर, और फिर और एयर कहाँ कहाँ जाएगी? लैरिंक्स के अंदर। एयर कहाँ जाती है? एयर जाती है लैरिंक्स के अंदर, और फूड फेरिंक्स के अंदर। ठीक है, एयर का रास्ता है ये। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, अब हम ट्रैकिया पे आते हैं। ठीक है, लैरिंक्स हो गया। ट्रैकिया ये पूरा एरिया होता है, हलक वाला जो एरिया होता है ना, दिस इज नोन एज ट्रैकिया। लैरिंक्स के बाद फिर ये, और यहाँ ऊपर ये हलक वाला जितना भी एरिया होता है, ये वाला नीचे वाला भी एरिया ट्रैकिया कहलाता है। और ये पूरा जो विंड पाइप है, ये दिस इज नोन एज लैरिंक्स। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, फिर आती है आपके पास, फिर ये तो आपको पता है, ये तो नजर आ रही है, ये आपके लंग्स हैं दो, एक लेफ्ट है और एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। फिर ये हार्ट आ गया आपका। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, डायाफ्राम, फिर एक लेयर होती है नीचे, बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, इसके नीचे एक लेयर मौजूद होती है, डायाफ्राम। जब आप इनहेल करते हैं तो ये जो लंग्स होते हैं इनका साइज बड़ा हो जाता है, डायाफ्राम जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, फैल जाती है। डायफ्राम का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो अब क्या होना शुरू हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अपने रिलैक्सेशन जो मोड होता है उससे हट जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब वापस एयर रिलीज होती है, यानी कि एक्सहेल करते हैं आप, तो ये वापस रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, हाँ, अब आप यहाँ पे देखें, ये ब्रोंकियोल्स आ गए, यानी कि फर्दर फिर ये ट्रैकिया, लैरिंग्स के बाद ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। नीचे जो ये हिस्सा है ये ब्रोंकाई हो गया, दिस इज योर ब्रोंकाई, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। एक और चीज यहाँ पे बतानी है, पहले मिटा देता हूँ। ये देखें आप, ये जो व्हाइट कलर का आपको हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पे होती हैं बोन्स। क्या होती हैं? बोन्स, हड्डियां होती हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होती हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हड्डियां इस वजह से रखी हैं ताकि जब कभी आप, जो पाइप होता है, पाइप वगैरह आपने देखे हैं, जब उसमें से पानी जा रहा होता है, अगर आप पाँव रखते हैं उस पे तो पानी ब्लॉक हो जाता है ना। अब अगर खुदा ना खास्ता ये बोन्स नहीं होती, यहाँ पे जो ये नजर आ रहा है, यहाँ पे ना इस तरह से बोन्स लगी हुई होती हैं पूरे ये विंड पाइप में, इस तरह से राउंड राउंड बोन्स होती हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि ये विंड पाइप बंद ना हो सके। अगर ये बंद हो जाएगा तो एयर पास हो सकेगी? नहीं पास हो सकेगी, आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। जब भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है वो बोन्स रखी हैं, जिसको कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं, इसका नाम है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन कार्टिलेज कहते हैं यहाँ पे। ये देखें, कार्टिलेजिनियस रिंग्स, यानी कि कार्टिलेज इस तरह सी शेप्ड होती हैं, यानी कि इस तरह से होती हैं, सी शेप्ड, पूरी इस तरह कवर्ड करती हैं, पूरा कवर्ड होता है। ठीक है, आपका जो ये पूरा हिस्सा होता है ना, ये पूरा इस तरह से सी शेप्ड में कवर्ड होता है, कवर्ड, पूरा कवर होता है ये, जिसको कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहते हैं या कार्टिलेज कहते हैं। ये पूरा कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड होता है ताकि विंड पाइप बंद ना हो, एक्सीडेंटली बंद ना हो। ठीक है, वरना अगर ये नहीं होता तो आपको सांस लेने में मुश्किल होती, विंड पाइप अगर गलती से बंद हो जाता फिर इस वजह से। ठीक है, फिर लंग्स के अंदर एयर आती है, फिर लंग्स के अंदर छोटे 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 छोटे
जो है वो जैसे होल्स होते हैं, समझ लें होल्स समझ लें, या छोटे 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 रास्ते होते हैं, बहुत छोटे छोटे, आपको नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे नजर नहीं आते। तो लंग्स में छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई अब आपको आगे समझ आएगा, ये पूरा आपको डिटेल मैंने बता दी, ठीक है, ये डायफ्राम, एल्वियोलाई, प्लूरल मेम्ब्रेन। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया मैंने आपको बता दिया, ग्लॉटिस बता दिया, ग्लॉटिस, हाँ, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस मैंने आपको ये बताया, जब आप फूड निगल रहे होते हो ना, जब आप फूड सॉलो कर रहे होते हो, तो ये लैरिंक्स वाला रास्ता एपिग्लॉटिस क्या करता है, बंद कर देता है, ताकि फूड लैरिंक्स में नहीं जा गिरे, फूड कहाँ जाए, डायरेक्ट फेरिंक्स में जाए। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, जब आप फूड को सॉलो कर रहे होते, निगल रहे होते, तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या करता है, उस लैरिंक्स वाले रास्ते को बंद कर देता है, एक सेकंड के लिए वो बंद कर देता है, तो उस सेकंड के अंदर वो फूड लैरिंग्स में नहीं गिरता, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। हाँ, ये आपने पढ़ लिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यहाँ पे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है दिस इज नोन एज ब्रोंकाई, ये वाला। फिर ये दो हिस्सों में टूटता है, दो ब्रांचेस में, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल जो है वो एल्वियोलाई के अंदर जाती हैं, एल्वियोलाई भी छोटे छोटे रास्ते होते हैं या एयर सैक्स होते हैं। आपने जो अ, ये एयर सैक्स का मतलब जो बोरियां बोरियां होती है ना, छोटे 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 बहुत छोटे छोटी चीजें होती हैं, ये बहुत छोटे छोटे रास्ते होते हैं जहां से एयर पास होती है, वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई के क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम में एक बार फिर बताऊं, देखें, आपने इनहेल करी एयर, एयर यहाँ से लैरिंक्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से होते हुए दोनों लंग्स में चली गई। लंग्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गई, सही है, और ऑक्सीजन अब कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि जो आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइ, अब एल्वियोलाई के अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ आगे जो डायग्राम आएगी, ठीक है। अब अभी ये समझ लें कि ऑक्सीजन आ गई एल्वियोलाई के अंदर, अब आगे मैं एल्वियोलाई के अंदर से बताता हूँ, जो आगे डायग्राम है उसके अंदर मैं बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। अभी आपने ये ध्यान में रखना है, ये एल्वियोलाई के अंदर आ गई ऑक्सीजन, ठीक है, जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूँ अब, ठीक है। अब एल्वियोलाई के अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ट्रैकिया अब आपने पढ़ना है, ब्रोंकाई पढ़ना है, ब्रोंक्यूल्स पढ़ना है। अब आ जाते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस पे। अभी आपने ये यहाँ तक याद रखना है, ठीक है, ये रखना है याद कि अभी एल्वियोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अब लंग्स की कैपेसिटी, बस ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि लंग्स में टोटल 5 लीटर्स ऑफ एयर आती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जब सांस लेते हैं, दिस इज नोन एज ब्रीथिंग। सांस जब आप इन करते हो तो दिस इज नोन एज इंस्पायरेशन, सांस जब आप बाहर निकालते हो दिस इज नोन एज एक्सपायरेशन, ठीक है। सिंपल से प्रोसेस है ये, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। पहले डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप देख रहे हो, सांस जब अंदर आ रही है लंग्स के अंदर, तो लंग्स का साइज बड़ा हो रहा है, और जब सांस बाहर जा रही है, यानी कि एयर बाहर आ रही है नोज से, तो लंग्स का साइज छोटा हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो डायाफ्राम है, ये जब लंग्स बड़े हो रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आ रही है, और जब लंग्स से एयर बाहर जा रही है तो डायाफ्राम वापस रिलैक्स हो रही है। क्या ये बातें आपको समझ आई, इजी बातें थी, कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो, ये रिब्स हैं जिनको पसलियां कहते हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं आपके लंग्स को, जो आपकी रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपके पूरे ऑर्गन्स को रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है।
तो जब लंग्स का साइज बड़ा होता है तो रिब्स भी फैलती हैं थोड़ा सा, फिर जब लंग्स का साइज छोटा होता है तो रिब्स वापस रिलैक्स हो जाती हैं। इजी है। ब्रीथिंग इन इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग आउट एक्सपायरेशन, कोई मुश्किल बात। फिर एक जगह लिखा हुआ है इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। इंटरकोस्टल मसल्स, आपके रिब्स पे कुछ मसल्स होते हैं, वो मसल्स जो आपके रिब्स में मौजूद हो वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब क्या है। सही है। अच्छा, फिर अब आप लोग यहां पे देखें। अब ये है एल्वियोलाई। ये जो मैं आपको बता रहा था लंग्स के अंदर होते हैं, ये आपको ऐसे नजर नहीं आते, ये माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। ठीक है। अब ये एल्वियोलाई होते हैं, ये रास्ते होते हैं, ये इसके बारे में बता रहा हूँ, ये रास्ते होते हैं। ये आपको नजर आ नहीं, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये एल्वियोलाई के ऊपर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। एल्वियोलाई के ऊपर होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वेस्ट बनता है ना ब्लड के अंदर। ठीक है। तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? ये आपने डाइजेशन में पढ़ा हुआ है। फूड ब्रेक होता है, याद करें। फूड ब्रेक होता है। फूड जब ब्रेक होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ाया है, यहाँ पे रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया है। रेस्पिरेशन ये देखें लिखा हुआ है, ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, यानी कि हम भी करते हैं। तो जब हमारे बॉडी के अंदर फूड होता है तो वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के बाद, एनर्जी तो रिलीज होती है, साथ में गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपके ब्लड में आ जाती है और एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर आती है, ठीक है, ब्लड के अंदर आ गई। अब ब्लड जो है ये एल्वियोलाई के पास से गुजरता है। एल्वियोलाई के अंदर मैंने ऊपर डायग्राम में आपको बताया था ऑक्सीजन मौजूद है। अब क्या होगा? अब गौर से सुनने वाली बात है। जो ऑक्सीजन होगी ना, जो एल्वियोलाई के अंदर मौजूद है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मौजूद है? ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर। ये प्रोसेस होता है। आपने डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा है ना, याद है? डिफ्यूजन क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट, इस मूवमेंट को डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है, ब्लड के अंदर कम है। कहाँ डिफ्यूज हो जाएगी? ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज्यादा है और एल्वियोलाई के अंदर कम है, तो ये कहाँ डिफ्यूज हो जाएगी? एल्वियोलाई के अंदर। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सचेंज होती हैं। फिर ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वापस हमारी नोज से बाहर आ जाती है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज कर रहा होता है? प्लांट्स, डे टाइम में। ठीक है। आसान बातें थी। फिर ये एल्वेलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, पढ़ने वाली बातें सारी। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का नाम सुना है? आर्टिफिशियल वेंटिलेटर यानी कि जो आईसीयू वगैरह में जो वेंटिलेटर होते हैं, जब आपको सांस लेने में मुश्किल होती है तो ये आपके नोज पे रखा जाता है ताकि आपको सांस आप जो है वो आपको लेने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। खुदा ना खास्ता ये अल्लाह ना करे किसी को अल्लाह ताला सांस की बीमारी नहीं दे, और अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। ठीक है। बस ये है कि ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर उन लोगों के लिए होता है जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो जब
या कोई ऐसी बीमारी खुदा न खास्ता आ जाती है जिसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनके नोज पे ये वेंटिलेटर रखा जाता है ताकि उनको सांस लेने में आसानी हो। ठीक है, ये पढ़ने वाली बात है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, सब पता है ये आपको, ये सब आपने जो है वो बायोएनर्जेटिक्स में मैंने डिटेल में पढ़ा है। आपने वो वाले टॉपिक्स वापस खोल के देखने हैं ताकि आपको रिकॉल हो, क्योंकि मैं डिटेल में हर चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूं कि एक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, वो रेस्पिरेशन कहलाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के बगैर होती है, जो ऑक्सीजन के बगैर होती है। फूड जब ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत तो है, वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। लेकिन जब ऑक्सीजन के बगैर अगर कभी ग्लूकोज ब्रेक हो या फूड ब्रेक हो, एक ही बात है, तो वो रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो आपके मसल्स दुखने लगते हैं। आप कभी बहुत ज्यादा काम करो, एक्सरसाइज करो, तो ग्लूकोज ना जल्दी ब्रेक होना, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज फूड होता है ना, वो जल्दी जल्दी ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जब ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रेक होना शुरू हो जाता है। साथ साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो आपके मसल्स दुखने लगते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर आप काम को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद वापस ठीक हो जाता है। लैक्टिक एसिड फिर ब्रेक डाउन हो जाता है वापसी। ठीक है, ये डिटेल में नहीं जाए आप, मैंने आपको जितना बताना था वो बता दिया। और ये टॉपिक डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप काइंडली आप क्लास 9 के लेक्चर्स पहले सुन लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आ रहा। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये लास्ट टॉपिक है आपका। पहला है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस कहते हैं, अभी मैंने जो आपको ब्रोंकाई बताया, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जहां पे आप टिस का वर्ड सुने, दैट मीन्स देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इन दैट बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है? जो ब्रोंकाई है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन का मतलब बर्निंग सेंसेशन आपको फील हो रही है, आपको जलन हो रही है। ठीक है, दैट इज, या कोई इरिटेशन हो रही है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आपके लेवल पे ये बहुत है। इन्फ्लेमेशन की बहुत वास्ट डेफिनेशन है, तो आपके लेवल पे इतनी बहुत है। इन्फ्लेमेशन एक एबनॉर्मल सी एक कंडीशन होती है जो आपके स्किन पे या फिर कोई भी ऐसे बॉडी पार्ट पे हो जाती है जिसमें आपको बर्निंग फील होती है, आपको इरिटेशन फील होती है। दैट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जलन होती है। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया या स्मोकिंग की वजह से होती है। और ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर साथ में आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको बुखार शुरू हो जाता है, लो फीवर होता है। ठीक है, और साथ साथ अ, आपको खांसी वगैरह शुरू हो जाती है, कफिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन का मतलब ये है कि अक्सर आपने देखा होगा बलगम वगैरह जो जैसे कहते हैं म्यूकस को, ठीक है, वो आना शुरू हो जाता है, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो ये ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कफिंग होती है, खांसी होती है, म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, लो फीवर होता है। फिर और इन्फ्लेमेशन, इस इन्फ्लेमेशन किसके अंदर? ब्रोंकाई के अंदर, दिस इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। फिर एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा कहते हैं, जो एल्वियोलाई मैंने आपको भी पढ़ाया, उसके सेल्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रॉय, प्रोग्रेसिव का मतलब स्लो, आहिस्ता 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 वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं। और अगर टाइम से इसको क्योर नहीं करा जाए तो एल्वियोलाई पूरे खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? जहां पे आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा एक रफ इन्वायरमेंट है, जहां पे बहुत ज्यादा धुआं का एक्सपोजर है, और या स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में इसमें। ठीक है, बहुत मुश्किल होती है आपको सांस लेने में। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा खांसी होती है, साथ में फ्लैजम प्रोडक्शन। फ्लैजम भी वही होता है
जो म्यूकस को कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, फ्लेजम का मतलब ये बहुत एडवांस स्टेज हो जाता है, बहुत एडवांस, मतलब बहुत अब ये पीक पे पहुंच चुका है। मतलब अब जो आपका मतलब जो बलगम निकल रहा है वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। एम्फाइजिमा इज अ वर्स्ट कंडीशन ऑफ योर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अगर हम बात करें इसकी तो। ठीक है, इसको टाइम से क्यूर करवा ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर नमूनिया, नमूनिया में क्या होता है, एल्वियोलाई जो होते हैं आपके अंदर, जो ये वाला एल्वियोलाई है, इसके अंदर फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। फ्लूइड का मतलब कोई भी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड भरना शुरू हो जाता है। आपके एल्वियोलाई की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है कि एल्वियोलाई को खाली रहना चाहिए ताकि एयर आराम से उसके अंदर आ सके। अगर एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड यानी कि कोई लिक्विड जैसा सब्सटेंस भर जाएगा तो क्या एयर को जगह मिलेगी आने के लिए? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपको फिर शॉर्टलेसनेस ऑफ ब्रीथिंग शुरू हो जाएगी, सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाएगी, तेज बुखार हो जाएगा। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन है आपका, जो कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है, या वायरस की वजह से होता है, या फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, वायरस बैक्टीरिया फंजाई मैं बताऊंगा नहीं। ये आपने प्लीज, आपने वापस वो वीडियोस खोल लिए हैं, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, सब आपको पता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक फ्लूइड या पस कहते हैं, वाइट कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, ये आपके एल्वेलाई के अंदर भर जाता है। क्या ये बातें आपको मेरी समझ आई? एल्वेलाई के अंदर ये भर जाता है और फिर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसमें तेज बुखार होता है, खांसी, सर्दी लगती है, चेस्ट पेन होता है, आपको सीने में दर्द होता है। ठीक है, नमोनिया में आपके एल्विलाई के अंदर लिक्विड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर एस्थमा, एस्थमा क्या है, सिर्फ एस्थमा में आपको ब्रीथिंग की एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जब आपको ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और आप एक डिवाइस यूज करते हैं, जो मुझे नहीं पता उसका डिवाइस का नाम, मैं भूल गया। जब आप माउथ में वो रखते हैं, फिर आप उसको प्रेस करते हैं, तो आपको सांस लेने में आसानी होती है। वो आपके पास डिवाइस होती है, मुझे उस डिवाइस का नाम नहीं पता, क्योंकि आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन वो एक डिवाइस होती है, आपने देखा है, वो पंप की तरह होती है। आप उस पंप को प्रेस करते हैं, अपने माउथ के अंदर रखते हैं, और और फिर आप क्या करते हैं, सांस लेने में आपको आसानी होती है। ठीक है, ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। एस्थमा जो होता है वो आपको एलर्जी की वजह से होता है, हो जाता है, किसी चीज से एलर्जी हो रही है तो आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर आप लोग, फिर मतलब जो भी एस्थमा का पेशेंट है, वो डिवाइस यूज करता है, अपने अपने माउथ में रखता है और फिर पंप करता है, ताकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, यानी कि जो भी रुकावट आ रही है सांस लेने में, उसको खत्म की जा सके। तो एस्थमा में सबसे मेन चीज क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग तो वैसे हर किसी में ही है, लेकिन एस्थमा को स्पेशली, ये एक एडवांस वर्स्ट कंडीशन है कि जब आपको कोई एलर्जी होती है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग शुरू हो जाती है, चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, वीजिंग साउंड का मतलब आपके गले से एक जैसे आपकी आवाज खराब होने लगती है ना। ठीक है, इसको ये आप इस तरह समझ लें। अच्छा, बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपको सांस लेने में मुश्किल होती है एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पे एस्थमा में सिर्फ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ज्यादा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, बहुत मुश्किल से सांस लेते हैं आप, एलर्जी की वजह से, किसी चीज से एलर्जी हो गई, फिर आप उस डिवाइस का यूज करते हैं, फिर आपको सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है, उस डिवाइस का मुझे नाम नहीं पता, आप सर्च कर लीजिएगा, और आपको पता है तो बिल्कुल फिर आप नीचे कमेंट्स में मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ वो डिवाइस का नाम। आपके कोर्स में नहीं है वैसे, वो याद नहीं रखना, मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही बताया है। ठीक है, फिर लंग कैंसर, लंग कैंसर क्या होता है, व्हाट इज कैंसर? कैंसर के बारे में पहले हम जानते हैं। जो आपके सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स जब ग्रो करते हैं तो इस तरह से कर रहे होते हैं, नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर कोई सेल एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाता है, एबनॉर्मल का मतलब ये है कि या तो उसका शेप चेंज हो जाए, वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन या तो उसका शेप चेंज हो जाए, या उसके अंदर न्यूक्लियस, एन लिख रहा हूं मैं सिर्फ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इस सेल के अंदर होता है ना, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, एब्सेंट हो, या इरेगुलर इन शेप हो, शेप अपनी नॉर्मल शेप से अलग हो, या लार्ज इन साइज हो, एबनॉर्मल साइज हो, नॉर्मल साइज से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, दिस इज कैंसर, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स को कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये और ऐसा कैंसर जो कि लंग्स के सेल में पाया जाए, लंग्स में इस तरह का सेल जो है वो, लंग्स में अगर इस तरह से अगर इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं कि लंग्स के इस तरह से सेल्स बन रहे हैं एबनॉर्मल इन साइज, इरेगुलर इन शेप, या न्यूक्लियस एब्सेंट है वगैरह, और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, मैंने आपको 3-4 मेन करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। तो इस तरह की एबनॉर्मल प्रोडक्शन लंग्स के अंदर, लंग कैंसर, दिस इज नोन एज लंग कैंसर। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? मेन रीजन इसका स्मोकिंग है। ठीक है, या एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर धुएं वगैरह होते हैं, एक्स ऐसे आपके पास मेजर्स नहीं है, आपकी हेल्थ पे वहाँ पे जो है वो जो आपके बॉस हैं वो आपकी केयर नहीं करते, तो आपको खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी आप खुद लापरवाही दिखा देते हैं, तो आपकी सेहत पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा लंग्स बिल्कुल अफेक्टेड हो सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, इसमें सिम्टम्स लिखे हुए हैं, कफ विद ब्लड, आप जब खांसी आती है तो खांसी के जरिए खून आना शुरू होता है आपके माउथ के जरिए, खांस रहे हैं आप, आपको खांसी के जरिए खून आ रहा है, तो ये सिम्टम है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पे भी है। ठीक है, इन्फेक्शन, बार बार आपको लंग इन्फेक्शन हो रहा है, आपका वेट गिर रहा है। ठीक है, फिर आपको दर्द होना शुरू हो रहा है, बोन्स में दर्द वगैरह वगैरह, बोन्स एक यानी कि बोन्स में दर्द हो रहा है। ठीक है, अच्छा वीकनेस हो रही है, ठीक है, फैटीग, वही दर्द होना शुरू हो रहा है, आप थक रहे हो जल्दी से, हॉर्सनेस, वही आप हाँप रहे हो, सांस लेने में आप जल्दी आपका सांस फूल जाता है। ठीक है, दिस इज अ सिम्टम। तो ये लंग कैंसर हो गया। एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन इन लंग्स, अगर सेल्स जो है एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं कहाँ पे? लंग्स के अंदर, तो वो लंग कैंसर। ठीक है, तो ये कुछ आपका ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपका काम क्या है? इस चैप्टर को वापस सुनना, एक बार नहीं, आपने 2-3 बार सुनना है जब तक आपको ये चैप्टर समझ ना आए, और उसके बाद आपने जो है वो इसका काम करना है। ठीक है, अभी चैप्टर में एंड कर रहा हूँ, कोई बात समझ नहीं आती तो आप इसको रिवाइंड करके या तो दोबारा सुन सकते हैं, या फिर आप कमेंट में आप बिल्कुल लिख सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई। ठीक है, तो आपको कमेंट के जरिए आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो इसमें इस चैप्टर में कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको समझ नहीं आई, बहुत सारी बातें आपने पहले पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ आप अगर नहीं भी समझ आई तो आप इसको रिवाइंड करके आराम से सुन लें और आपको ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। बाकी आप अपने काम को कंप्लीट कर लीजिएगा, जो इसके बाद वाली वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स की, यानी कि जो हेडिंग्स वगैरह मैंने मार्क करी हैं वो आपने करनी है, डायग्राम जो बनानी है वो बनानी है, अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट करना है। ठीक है, ओके।